भारतीय ज्ञान परंपरा की पृष्ठभूमि, भारतीय ज्ञान परंपरा के स्रोत और भारतीय ज्ञान परंपरा इस राष्ट्र की शिक्षा नीतियों में कैसे सक्रिय भूमिका निभाए, इस पर बहुत गंभीर चिंतन मनन हो रहा है। सोचने का एक मौका यह भी उपलब्ध हुआ कि जिस परिवेश में, जिस क्षेत्र में, जिस मातृभाषा का हम नित्य जीवन में उपयोग करते हैं, इसका क्या रिश्ता है भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ। अगर पंजाब में, उत्तरी भारत में भारतीय ज्ञान परंपरा पर कोई संवाद करना है तो उस संवाद का इतिहास कहाँ तक हमें अपनी जड़ों तक ले जाता है। बार बार देश के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय ज्ञान परंपरा पर चर्चा परिचर्चा होती है और भारत की असीमता के ऊपर, अखंडता के ऊपर विचार किया जाता है। मेरे सामने उत्तरी भारत है, मेरे सामने सप्त सिंधु है, मेरे सामने पंच नद है और मेरे सामने पंजाब है। अब अभी बात हो रही थी कि भारतीय ज्ञान परंपरा का जो स्रोत है वे हमारे वेद हैं। अगर इस बात पर ही हम चिंतन करें तो सप्त सिंधु भारतीय ज्ञान परंपरा का पहला स्रोत है। कारण ऋग्वेद की रचना, कारण संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास सप्त सिंधु में, और इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा का आदि स्वर सप्त सिंधु पंचनद पंजाब की धरती से उठा। इस पर अब पूरा एशिया के देश विचार कर रहे हैं। वहाँ के समाजशास्त्री प्रोफेसर एलन जैसा समाजशास्त्री वो बार बार कहता है कि हम अपनी जड़ें तलाश कर रहे हैं ऋग्वेद की परंपरा में, सप्त सिंधु के दर्शन में। तो इसलिए ऐसी संगोष्ठी का पंजाब की भूमि पर होना और फिर डीएवी कॉलेज अमृतसर के द्वारा इसका आयोजन होना, मुझे लगता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का ये बहुत बड़ा संदेश इस संगोष्ठी के माध्यम से प्रसारित होगा। कारण क्या है? कारण है कि स्वामी दयानंद ने इस देश को वेदों के माध्यम से पुनः इस देश की पुनर्परिभाषित किया। ऋग्वेद के द्वारा इस पूरी भारतीय वांग्मय को स्वामी दयानंद ने एक नए हाशिए से समझने की कोशिश की। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा का जो प्रथम सोपान है वह 20वीं शताब्दी में स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों के कारण पूरे एशिया के देशों में फैलता है। इसलिए हमें इस संगोष्ठी की सार्थकता और प्रासंगिकता पर विचार करना है। दूसरी बात आप देखिए कि अभी जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है तो उसमें एक बहुत बड़ा सवाल था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए।
और दूसरा सवाल था कि भारतीय भाषाओं के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा को नई पीढ़ी के पास पहुंचाया जाए, और इसके लिए सबसे बड़े प्रयोग पंजाब की धरती पर हुए। आप देखिए कि हमारे पास गुरु ग्रंथ साहब है, 1604 में संपादन हुआ, अमृतसर की धरती पर संपादन हुआ, और देश की विभिन्न भाषाओं के महापुरुषों की वाणियाँ गुरु ग्रंथ साहब में रखी गई। और ये वाणियाँ क्या थी? ये भारतीय ज्ञान परंपरा का सरलीकृत रूप था। पंजाबी भाषा में, ब्रज भाषा में, अवधी में, खड़ी बोली में, और पंजाबी की जितनी उपभाषाएं हैं उनके माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा को सरलीकरण किया गया। और इस सरलीकरण के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा मध्यकाल की पूरी संस्कृति को प्रभावित करती है। कबीर साहब की ज्ञान परंपरा गुरु ग्रंथ साहब में है। नामदेव जी की अभंग परंपरा गुरु ग्रंथ साहब में है। शेख फरीद का पूरा सूफी दर्शन भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ जुड़कर गुरु ग्रंथ साहब में संपादित है। तो ये जो भारतीय भाषाओं के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रचार प्रसार हुआ, उसका केंद्र पंचनद था, पंजाब था। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा का जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है उसमें पंजाब की बहुत बड़ी भूमिका है। और ये सारे के सारे जो ज्ञान परंपरा के महान विधिवेता थे वो किसी एक प्रदेश के नहीं थे। आप देखिए कि महाराष्ट्र से नामदेव, उत्तर प्रदेश से कबीर साहब, राजस्थान से कवि धन्ना सेन, और पूरे का पूरा एक जो इस्लाम का हाशिया है वो 12वीं शताब्दी के पंजाबी के पहले कवि शेख फरीद के कारण भारतीय ज्ञान परंपरा का एक नया स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब के माध्यम से प्राप्त होता है। और इसलिए जब भारतीय साहित्य अकादमी बनी तो उन्होंने कहा जी भारतीय वाङ्मय पर विचार करो। तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा कि अगर भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय वाङ्मय को समझना है तो फिर गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब भारतीय भाषाओं का, भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रथम स्वर है। और ये श्रेय जाता है अमृतसर की भूमि को, जहाँ गुरु ग्रंथ साहब का संपादन हुआ। मैं गुप्ता जी को मुबारक देना चाहता हूँ कि ऐसे बड़े प्रश्नों का, ऐसे बड़े इतिहास का एक संवाद आपकी इस बड़ी उत्तर भारत की संस्था में हो रहा है, इसका श्रेय आप लोगों को जाता है। तीसरी बात आप देखिए कि भारतीय ज्ञान परंपरा का एक जो पूरा संसार है वह मध्यकाल में पंचनद की धरती पर प्रफुल्लित हुआ। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। भारतीय ज्ञान की जितनी व्याख्या प्रणालियां हैं उन व्याख्या प्रणालियों का विकास पंचनद पंजाब में हुआ। मेरे सामने निर्मल संतों का साहित्य है। उन्होंने पूरे वेदांत के साथ जोड़कर गुरबाणी की व्याख्या की। मेरे सामने उदासी संत हैं, उन्होंने पुराणों के साथ जोड़कर पूरी की पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा की व्याख्या की। और मेरे सामने सेवापंथी संत हैं, उन्होंने उपनिषदों के साथ जोड़कर भारतीय ज्ञान परंपरा का सरलीकरण किया। आज आप देखिए कि पूरे पंजाब में निर्मल संतों के डेरे, उदासी संतों के डेरे, सेवापंथी संतों के डेरे, ये हमारे ज्ञान के केंद्र थे। भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रचार प्रसार करते थे। अभी हिंदी की बात हो रही थी। हिंदी साहित्य का
बृहत इतिहास लिखा गया और एक पूरा खंड पंजाब को समर्पित किया गया कि पंजाब में भारतीय वांग्मय, भारतीय ज्ञान परंपरा के कौन कौन से संदर्भ विकसित हुए और उससे पूरे का पूरे एशिया के देश प्रभावित हुए। ये यात्रा ऋग्वेद से लेकर गुरु गोबिंद सिंह के विद्या दरबार तक आती है। ऋग्वेद स्रोत है और पंजाबी के बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि ऋग्वेद पुरानी पंजाबी में लिखा गया। पुरानी पंजाबी में ना भी लिखा गया हो, कभी पंजाबियों की भाषा संस्कृत थी। मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि संस्कृत का पूरा इतिहास पंजाब के बिना नहीं लिखा जा सकता। और दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखिए, अभी तेजेंद्र जी ने संकेत किया कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े अकादमिक केंद्र थे। पंजाब में आप देखिए, हमारे पास एक बहुत बड़ा अकादमिक केंद्र था तक्षशिला। मैं पाकिस्तान गया, तक्षशिला जाने का मौका मिला, पूरे के पूरे अवशेष निकल आए हैं। पढ़ाया क्या जाता था वहाँ पर? दक्षिण एशिया के विद्वान तक्षशिला में आकर 5 से लेकर 10 साल रुकते थे और तक्षशिला में जो ज्ञान लेकर जाते थे उनका सिलेबस क्या था? सिलेबस था कि उसमें आदि रामायण का लव कुश कांड पढ़ाया जाता था। श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय पाठ्यक्रम में लगा हुआ था। ऋग्वेद की ऋचाएं पाठ्यक्रम में लगी हुई थी और बुद्ध धर्म का ग्रंथ धम्मपद वहाँ तक्षशिला में पढ़ाया जाता था। साउथ एशिया के विद्वान आते थे, 5 से 10 साल रुकते थे और ये पूरे की पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा में एक परमगत होकर, एक पूरा ज्ञान लेकर अपने देशों को लौटते थे। तेजेंद्र जी, वो भी ज़माना था कि यहाँ से पूरा यूरोप, यहाँ से पूरा एशिया भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञान लेकर विदेशों में जाया करता था। यही कारण है कि हमारे पास तक्षशिला जैसे, और पढ़ाने वाले वहाँ कौन थे? आप देखिए, ये भारतीय ज्ञान कौन देता था? भारतीय ज्ञान देता था वहाँ जिसने अष्टाध्यायी लिखा, संस्कृत की पहली ग्रामर जिन्होंने लिखी, पाणिनि। वहाँ कौन पढ़ाता था? चाणक्य, जिन्होंने कौटिल्य शास्त्र को लिखा। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा का आदान प्रदान विदेशों में होता था। तेजेंद्र जी प्रवासी साहित्यकार हैं। अब आप देखिए कि प्रवास में जितना हिंदी और पंजाबी का साहित्य लिखा गया है और उसकी पृष्ठभूमि क्या है? वो पृष्ठभूमि भारत के सांस्कृतिक इतिहास की पृष्ठभूमि है। एक नया तुलनात्मक शास्त्र पैदा हो गया कि पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन का एक तुलनात्मक, जीवन मूल्यों का एक तुलनात्मक अध्ययन वहाँ के कथा साहित्य में होने लगा। वहाँ का कथा साहित्य भारतीय परंपरा से बहुत अमीर बना। इसलिए बहुत बड़ा केंद्र पंजाब भारतीय ज्ञान परंपरा का रहा। गुरु गोबिंद सिंह का विद्या दरबार आप देखिए। मैं एक दो उदाहरण देना चाहता हूँ कि गुरु गोबिंद सिंह के विद्या दरबार में 52 कवि थे। काम क्या हुआ? महाभारत के 18 पर्व भारतीय भाषाओं में अनुवादित हुए। ये पंजाब की धरती पर हुआ। 50 उपनिषदों का अनुवाद हुआ। चाणक्य नीति का अनुवाद हुआ। ये पूरा का पूरा कार्य तक्षशिला के बाद अगर ज्ञान का कोई बहुत बड़ा केंद्र था उत्तरी भारत में, वो गुरु गोबिंद सिंह का विद्या दरबार था। गुरु गोबिंद सिंह बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े वाणीकार, बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। और गुरु गोबिंद सिंह की 2 रचनाओं का संकेत देखिए भारतीय ज्ञान परंपरा क्या थी। गुरु गोबिंद सिंह की एक रचना है शस्त्र नाम माला पुराण। तेजेंद्र जी कह रहे थे कि केवल साहित्य तक ये बातें सीमित नहीं है।
गुरु गोविंद सिंह ने शस्त्र नाम माला पुराण में 101 शस्त्रों का वर्णन किया। और वर्णन आप मान लो कि वो तलवार का वर्णन करते हैं। प्रत्येक शस्त्र पर 4 छंद लिखे। ये है भारतीय ज्ञान परंपरा। पहला छंद लिखा कि तलवार का आकार, प्रकार, उसका वजन क्या है। दूसरा छंद लिखा कि तलवार से प्रहार कैसे करना है। तीसरा छंद लिखा कि तलवार के प्रहार से बचना कैसे है। और चौथा छंद लिखा कि अगर तलवार का प्रहार हो जाए तो उसका उपचार क्या है। 101 शस्त्रों पर गुरु गोविंद सिंह ने ये युद्ध में इस्तेमाल होने वाले शस्त्रों का तकनीकी ज्ञान प्रदान किया। और किसी ज़माने में ये जो यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है मिलिट्री वालों को, ये पाठ्य पुस्तक उनके पाठ्यक्रम में थी और भारतीय ज्ञान परंपरा का एक नया रूप पंजाब की धरती से वहाँ गया। अब आप देखिए कि ये जो सब कुछ पंजाब से गया, पंजाब ने उसका सरलीकरण किया, पंजाब ने उसको भारतीय भाषाओं में लाने के प्रयास किए। इसके बहुत बड़े प्रभाव भारतीय साहित्य पर पड़े और बहुत सारा ऐसा साहित्य बाद में अन्य भारतीय भाषाओं में लिखा गया कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ा हुआ था। और उसकी मूल संवेदना कहाँ से गई? मूल संवेदना सप्त सिंधु पंचनद पंजाब की धरती से गई। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि लिपि गुरुमुखी थी इस पूरे साहित्य की और भाषा हिंदी, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली उर्दू थी। और आज हजारों ग्रंथ, हस्तलिखित ग्रंथ, पांडुलिपियाँ, वो उनका उपयोग पूरी भारतीय वांग्मय को प्रफुल्लित करने में अन्य भारतीय भाषाओं के ज्ञान पुरुषों ने उसका इस्तेमाल किया। इसलिए मैंने जो शुरू में कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा को समझना है तो फिर हमें ज़रूरत है पंजाब को समझने की, फिर हमें ज़रूरत है भारतीय भाषाओं को समझने की, फिर हमें ज़रूरत है स्वामी दयानंद की चिंतन को समझने की। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा आज पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अब एशिया के देश तो बहुत जाग पड़े हैं और यूएनओ ने जो दुनिया की विरासत में जिन ग्रंथों को माना है, आप देखिए ऋग्वेद उसमें 11वें नंबर पर है।